आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का ही एक टॉपिक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर युद्ध की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करेंगे। आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। हम फर्स्ट पार्ट करा चुके हैं। इन सभी चीज़ों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का इंट्रोडक्शन हम करा चुके हैं। इसके बाद रीजन्स क्या क्या थे इसको भी करा चुके हैं। आज हम देखेंगे युद्ध की प्रमुख घटनाएं। इसका सेकेंड पार्ट हम देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे तो अगर देखेंगे तो ये सभी चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि चीज़ें एक सीरीज वाइज चलती हैं। जैसे ही आप उनको कंप्लीट करते चले जाएंगे, अगले का अंदाजा आपको खुद होने लगता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से लेकर 1945 तक हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो दो गुटों के बीच में हुआ था। एक में थे मित्र राष्ट्र और दूसरे में थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में थे यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। और हम धुरी राष्ट्रों की बात करें तो जर्मनी, जापान और इटली धुरी राष्ट्रों में थे। इनको अलाइड पावर कहा जाता था और इनको एक्सिस पावर कहा जाता था। पूरा विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ देश इसके साथ शामिल हो गए और कुछ देश इनके साथ शामिल हो गए। मतलब उस समय पूरा विश्व जो है दो गुटों में विभक्त हो गया था। ब्रिटेन के साथ इंडिया भी युद्ध में कूद पड़ा था, क्योंकि ब्रिटेन का उस समय इंडिया एक उपनिवेश था। तो इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ इंडिया ने भी लड़ाई की थी ब्रिटेन के सपोर्ट में। तो देख लेते हैं और क्या क्या घटनाएं हुई थी इसमें, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, फर्स्ट है सोवियत रूस द्वारा बाल्टिक राज्यों और पूर्वी पोलैंड पर अधिकार। जब देखा कि जर्मनी एक तरफ से जहां भी अटैक कर रहा है उन सभी को खत्म कर दे रहा है, वहां पर विजय प्राप्त कर लेता है, उन पर कब्जा कर ले रहा है, तो इसने देखा कि अगर ये आक्रमण करता हुआ, अटैक करता हुआ मेरे अगर सीमाओं के पास आ जाएगा, रूस का कहना था अगर सीमाओं के पास आ जाएगा तो रूस की जो सीमाएं थी और वो देश था वो काफी असुरक्षित हो जाता। इसको सुरक्षित प्रदान करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसने आसपास के जो देश थे, इसकी सीमाओं से जो लगते हुए देश थे, उन पे इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इसकी सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। इसमें इसने बाल्टिक राज्यों पर अटैक किया था रूस ने, जिसमें थे एस्टोनिया, लिथुआनिया और लैटविया। इन सभी को जीतने के बाद इसने अपनी पश्चिमी सीमा को मजबूत कर लिया था रूस ने। इसके बाद पूर्वी पोलैंड पर भी इसने अधिकार कर लिया था। पश्चिमी पोलैंड पर पहले से ही जर्मनी ने अटैक करके उसको अधिकार में ले लिया था। इसके बाद पूर्वी पोलैंड जो बचा था उस पर रूस ने अटैक करके अपनी और सीमाओं को इसने सुरक्षित कर लिया था, क्योंकि पोलैंड की जो सीमा थी वो रूस से भी मिलती थी और जर्मनी से भी मिलती थी। इसका आधा भाग जर्मनी ने कब्जा लिया था और रूस की तरफ का जो भाग था वो उस पर रूस ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद इसने अपनी उत्तरी सीमाएं फिनलैंड से लगती थी, इसने फिनलैंड पर भी अधिकार कर लिया था रूस ने, ताकि इसकी जो भी आसपास की जो भी सीमाएं थी वो सुरक्षित हो जाएं और वहां पर जो भी अटैक करे कम से कम उस सीमा में पहले घुसेगा, उसके बाद रूस तक पहुंचेगा। इस तरह से इसने अटैक किया था रूस ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि उस समय वर्ल्ड जो है काफी वर्ल्ड में काफी उथल पुथल मची हुई थी। मतलब कहीं भी बहुत ज्यादा युद्ध का माहौल चल रहा था, कोई भी किसी पर भी अटैक कर दे रहा था। इस चीज को देखते हुए सोवियत संघ ने पहले ही अपनी सीमाओं को सुरक्षित कर लिया था। आगे क्या हुआ, ब्रिटेन की लड़ाई। इसमें क्या हुआ, जो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसी को ब्रिटेन की लड़ाई कहा जाता है। अगर कोई पूछ ले कि ब्रिटेन की लड़ाई है क्या, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच जो लड़ाई हुई थी उसी को ब्रिटेन की लड़ाई कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, जर्मनी ने ब्रिटेन पर अटैक करने के लिए एक ऑपरेशन बनाया था जिसका नाम उसने सीलॉइन रखा था, ऑपरेशन सीलॉइन। इसके अंदर क्या हुआ, 18 जून 1940 को जर्मनी ने ब्रिटेन पर अटैक किया था। ब्रिटेन पर अटैक करते ही उसका जो लड़ाकू बेड़ा था, जो विमानों का जो बेड़ा था, उसका नाम था लुफ्टवाफे। इसने इतनी भयंकर बमबारी की कि जर्मनी को तहस नहस करके रख दिया था। कहा ऐसा भी जाता है जर्मनी की वजह से ही भारत को आज़ादी मिली। कैसे मिली, क्योंकि जर्मनी ने उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था, ब्रिटेन को। वो इतना कमज़ोर हो गया था कि अपने जो भी उपनिवेश थे उन पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए वो पूरी तरह से सक्षम नहीं था, जिसकी वजह से जो भी
उसके उपनिवेश थे ब्रिटेन के, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होते चले गए। अगर जर्मनी उस पर अटैक नहीं करता तो वो मजबूती के साथ खड़ा होता और अपने जो भी कब्जे में लिए गए उपनिवेश थे उनको आराम से चलाता रहता। हो सकता है इंडिया को आज़ादी मिलने में बहुत समय लग जाए। तो हमको इसके लिए हिटलर का शुक्रगुजार होना चाहिए, जो कि नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे देश में जो इतिहास लिखा गया है वो कुछ अलग ही तरह से लिखा गया है, आप सभी जानते हैं। आगे देख लेते हैं। चर्चिल ने इस समय बहुत ज़्यादा बहादुरी और संयम का परिचय दिया। उसने अपनी जनता को एक तरह से बहुत उसको विश्वास में लेके रखा कि आप चिंता मत कीजिए, हमें कुछ नहीं हो सकता, हम साथ में लड़ेंगे। इस तरह से उसका विश्वास बनाए रखा और उसके विश्वास को टूटने नहीं दिया, जो भी जनता थी, जो भी सैनिक थे। इसमें उन्होंने कहा था, इस समय मेरे पास अपने देशवासियों को देने के लिए रक्त, कठोर परिश्रम, आंसू और पसीने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हम अपने द्वीप की रक्षा जरूर करेंगे, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। हम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम लड़ते रहेंगे। इस तरह के उसने भाषण दिए, जिससे कि उसकी जनता में एक जोश पैदा हो गया और उसने बड़ी ही मजबूती से जर्मनी का सामना किया। इसमें क्या हुआ देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, जर्मन जो बम वर्षक विमान थे उनको लगभग 3000 बम वर्षक विमानों को मार गिराया गया ब्रिटेन की सेना के द्वारा। इसमें क्या हुआ, बहुत ही बहादुरी से ब्रिटेन ने जर्मनी का सामना किया और उसकी जनता ने उसका पूरी तरह से सपोर्ट किया। इसमें इस युद्ध में ब्रिटेन की जो सेना थी उसने काफी बहुत हद तक अपने साहस का परिचय दिया। इसके अंदर ब्रिटेन की सेना ने बहुत ही साहस का परिचय दिया, जिससे कि जर्मन्स को खदेड़ने में उनको मदद मिली। इसके बाद उनको खदेड़ दिया गया ब्रिटेन से। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें देखी गई। इसमें बहुत ज़्यादा जो भी नेवल ऑफिसर थे, जो भी एयर डिफेंस के ऑफिसर थे, उनको काफ़ी सम्मानित किया गया। इसमें कुछ भारतीयों को सम्मानित किया गया, क्योंकि जो वहाँ पे बम्बरसक जो विमान थे उसके कुछ पायलट थे। उसमें सबसे पहले रॉयल एयर फोर्स का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान था, रॉयल एयर फोर्स का जो सबसे सर्वोच्च सम्मान था, वो कुछ भारतीयों को दिया गया। वो था डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, जो कि कुछ भारतीयों को भी प्रदान किया गया। ये बहुत बड़ा सम्मान था जो कि ब्रिटेन द्वारा भारतीयों को दिया गया था, जो भी इस युद्ध में शामिल हुए थे। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, जर्मनी, इटली, जापान में त्रिपक्षीय समझौता। 27 सितंबर 1940 को इन तीनों देशों में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ कि कोई भी देश, इन तीनों में हम आपस में अगर कोई भी चौथा देश किसी पर भी आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो हम तीनों ही देश उस पर मिलकर आक्रमण करेंगे। मतलब हम आपस में तीनों ही आपस में अपने एक दूसरे की रक्षा करेंगे। ये इस तरह का इसमें समझौता किया गया, जो कि बहुत ज्यादा आगे बढ़कर इन सभी देशों को सुरक्षा प्रदान करने वाला था। आगे है जर्मनी का रूस पर आक्रमण। यह था ऑपरेशन बारबारोसा। जर्मनी ने जो आक्रमण की जो योजना बनाई थी रूस पर, उसको ऑपरेशन बारबारोसा नाम दिया गया था। इसको 22 जून 1941 को रूस पर जर्मनी द्वारा अटैक किया गया था। इसके बाद अगस्त हुआ क्या था कि जैसे ही उसने इस पर अटैक किया, इससे पहले देखा जाता है कि जो जर्मनी था, उसका जो हिटलर था तानाशाह, उसकी जो दृष्टि थी रूस के बहुत बड़े जो भूभाग था उस पर बहुत ज्यादा गिद्ध की दृष्टि डाल रखी थी कि अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे पूरी दुनिया पर, पूरे यूरोप पर राज कर सकता हूं। तो वो दिखावा तो इससे रूस से ये करता था कि मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन वो असलियत में इसको हराने का प्लान करता रहता था। इसमें क्या था, अगस्त 1939 को इसने रूस के साथ समझौता किया था, अनाक्रमण समझौता। हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी इसकी अवहेलना की गई, क्योंकि वो जानता था कि रूस का मुझे पूरा भूभाग चाहिए, जिससे कि मेरी आकांक्षाएं पूरी हो जाएं। इसमें जो भी भूभाग था और इसके जो उद्योग धंधे थे वो उससे काफी प्रभावित था, लेकिन नफरत इसलिए करता था क्योंकि इसमें जो विचारधारा थी वो साम्यवाद थी। हिटलर जो है साम्यवाद से बहुत ज्यादा नफरत करता था। हिटलर साम्यवाद से बहुत ज्यादा घृणा करता था, जिसकी वजह से वो इस पर अटैक करना चाहता था, उसके भूभाग को लेना चाहता था। आगे है जापान का पर्ल हार्बर पर अटैक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अटैक था, जिसकी वजह से अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ था। हुआ क्या था
कि देखा कि जापान देख रहा था कि चारों तरफ वो उसके जो गुट था वो सभी जगह पे कब्जा कर रहा है। इसके बाद उसने देखा कि ब्रिटेन और अमेरिका ही ऐसे देश बचे हैं जो कि ब्रिटेन और रूस ऐसे देश, इन देशों के अलावा यूएसए ही एक ऐसा देश बचा है जो इस युद्ध से अलग है और मित्र राष्ट्रों को हथियार सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये अब तक लड़ रहे हैं। तो इसने क्या किया, बिना कोई चेतावनी के यूएसए पे अटैक कर दिया। यूएसए में कहां अटैक हुआ? यूएसए में 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर, इसका एक बेड़ा है प्रशांत महासागर में, उस पर अटैक किया गया। और इतना जबरदस्त अटैक था इसमें, अमेरिका की जो आधी सामुद्रिक शक्ति थी उसको वहीं पर नष्ट कर दिया गया। अमेरिका इससे बहुत ज्यादा दुखी हुआ। इसके बाद 8 दिसंबर को ही अगले दिन उसने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और 11 दिसंबर 1941 को जर्मनी और इटली ने भी यूएसए के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ये तीनों ही देश एक साथ थे, जर्मनी, इटली और जापान। इस तरह से जैसे ही इसने अटैक किया इस पे, यूएसए पे जापान ने, तो ये विश्व युद्ध में शामिल हो गया और जो मित्र राष्ट्र की जो शक्ति थी वो दुगनी हो गई, क्योंकि अमेरिका बहुत पावरफुल कंट्री था उस समय। उसने अपने आप को सभी युद्धों से दूर रखा था और उनको हथियार सप्लाई करके बहुत पैसा कमा रहा था। लेकिन उसको इस मजबूरी में उसमें शामिल होना पड़ा कि क्योंकि उसके पर्ल हार्बर जो भी उसका बेड़ा था उसको नष्ट कर दिया गया था। आगे देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट है युद्ध का विश्वव्यापी स्वरूप। ये विश्व युद्ध था, इसमें विश्वव्यापी स्वरूप ले लिया था। कब लिया था? इसमें जब अमेरिका शामिल हो गया था। इसके बाद बहुत सारे देश और शामिल हुए। इसमें लैटिन अमेरिका, चीन, यूनान, युगोस्लाविया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये सभी देश मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुए थे जर्मनी के विरुद्ध। आगे चल के इनमें एक गठबंधन हुआ जिसको महान गठबंधन कहा जाता है। 3 देशों के साथ हुआ, रूस, यूएसए और ब्रिटेन। इसमें फ्रांस नहीं था। इन्होंने एक गठबंधन किया जिसको नाम दिया गया महान गठबंधन। इसको नाम देने वाले थे चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। आगे विजय का शस्त्रागार अमेरिका को कहा गया, क्योंकि जो भी हथियारों की जो सप्लाई चल रही थी वो अमेरिका के द्वारा चल रही थी, क्योंकि ये जो बाकी मित्र राष्ट्र थे वो लड़ लड़ के परेशान हो गए थे, बहुत कमजोर हो गए थे। तो एकमात्र देश जो बचा था वो यूएसए बचा था, जिसने इन देशों को हथियार सप्लाई किया था। इनकी हथियार सप्लाई की वजह से वो काफी हद तक जीत पाए थे। इसके बाद उधार पट्टा प्रणाली। जब देखा कि ब्रिटेन अमेरिका से बहुत टाइम तक, युद्ध में भी बहुत टाइम तक, 1941 तक पैसे देकर, मतलब कैश में जो भी नगद सामान खरीदता रहा था, मतलब हथियार वगैरह खरीदता रहा, लेकिन जब देखा कि जर्मनी ने उसको बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया और ज्यादा कमजोर करने की वजह से वो इस लायक नहीं बचा कि अब वो पैसे से या किसी भी तरह से हथियारों को खरीद पाए, तो अमेरिका ने देखा कि ये हमारा बहुत अच्छा मित्र है, तो क्यों ना इसको उधार में हथियारों को दिया जाए और दूसरी सामग्री दी जाए। तो इसी प्रणाली को, और इसके लिए रूस और दूसरे देशों को भी उधार दिया गया, जिसको उधार पट्टा प्रणाली कहा गया। अब तक 1941 आते आते पूरा विश्व, 1942 जैसे प्रवेश किया 1942 में, पूरा विश्व 2 गुटों में विभक्त हो चुका था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। कुछ जो मित्र धुरी राष्ट्रों के थे वो धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल हो गए और बहुत सारे जो मित्र थे वो मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गए। इस तरह से इस समय तक पूरा विश्व 2 गुटों में शामिल हो गया था और ये युद्ध बहुत ज्यादा भयंकर होने स्टार्ट हो गया। तो अब जो भी युद्ध हुआ था वो बहुत ज्यादा भयंकर हुआ था। अभी तक जिन देशों ने अटैक किया था और कब्जा किया था उन सभी को खदेड़ने का समय आ गया था। अब ये चीजें हम आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना।